प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्रिया का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रिया प्रत्येक वाक्य में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहती है, कि कोई भी वाक्य उसके अंदर क्रिया का होना अनिवार्य है। यह वाक्य का आवश्यक अंग होती है। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता। वाक्य में क्रिया प्राय प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होती है, परंतु कभी कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग भी हो जाता है कि यह प्रत्यक्ष रूप में दिखाई ना देकर अप्रत्यक्ष रूप में विद्यमान रहती है। जहाँ पर क्रिया आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देगी, यानी लिखा हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद है अप्रत्यक्ष रूप में। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, जैसे बच्चा खेलता है, साफ इसमें आपको पता चलेगा कि खेलता है क्या है, क्रिया है। तो ये तो प्रत्यक्ष रूप हो गया क्रिया का, कि क्रिया वाक्य में मौजूद है। जैसे दूसरा उदाहरण देखते हैं, लड़की सुंदर है। ये वाला उदाहरण हम देखेंगे, लड़की सुंदर है। यहाँ पर आपको क्रिया नहीं दिख रही, यहाँ पर सुंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये सुंदर क्रिया का अप्रत्यक्ष रूप है। जैसे गिलास मेज पर है, लड़की सुंदर है, वह खड़ा है। उपयुक्त वाक्य में क्रिया प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे रही, यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रही, पर वहाँ मौजूद है। किंतु यह है, हुआ है, आऊँगा इत्यादि क्या है? क्रिया है। इन शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो क्रिया इसमें अप्रत्यक्ष रूप से होती है, जो दिखाई नहीं देती। आगे क्रिया और सहायक क्रिया। क्रिया को एक अथवा अनेक शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे वह गया, सिंपल साधारण वाक्य, ठीक। मोहन ने पत्र लिखा, हम दूध पी चुके हैं। उपयुक्त वाक्य में गया, लिखा क्रियाएं हैं। इन दोनों में लिखा और गया क्रियाएं हैं। परंतु तीसरे वाक्य में पीना क्रिया का रूप है। यहाँ बिना सहायक क्रिया प्रयुक्त किए गए भाव स्पष्ट नहीं कर सकता। पी के साथ चुके हैं, देखिए कैसे। जैसे यहाँ तो आपको साफ पता चला वह गया, कि यहाँ पर गया क्या है? क्रिया है। लेकिन इस वाक्य में हम दूध पी चुके हैं, अगर इसमें ये चुके हैं हटा दे, यहाँ पर सहायक क्रिया है ये, ठीक। तो अगर आए हम दूध पी हैं, लेकिन इसमें क्रिया क्या है? पी, लेकिन इसके साथ साथ चुके हैं क्या है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया के रूप में चुके हैं का प्रयोग किया गया है। हम दूध पी चुके हैं, जब आप क्रिया छाटेंगे इसमें तो पी चुके हैं, क्योंकि पीना भी क्रिया है और चुके हैं सहायक क्रिया। क्रिया और सहायक क्रिया, क्रिया क्या है? पी, और चुके हैं सहायक क्रिया। आइए, धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को, जिसे आगे चलकर उस क्रिया के अनेक रूप बनाए जाते हैं, उसे धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे डर क्या है? एक धातु रूप। डर से बना डरा, डरी, डरो आदि क्रियाएं बनी, लेकिन मूल रूप क्या है? सिर्फ डर। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जिससे आगे चलकर अनेक क्रियाएं जन्म लेती हैं या क्रिया के अनेक रूप बनते हैं, ठीक। जैसे पढ़ से बना पढ़ना, पढ़ाई, पढ़ोगे इत्यादि। किसी एक क्रिया के अलग अलग रूपों के समान तत्व खोजकर, जैसे पढ़ता है, पढ़ेगा। जैसे पढ़ना, पढ़ता, पढ़ेगा, ये किस धातु से बने हैं? पढ़ धातु से, ठीक। जैसे दूसरा देखिए, प्राय सर्वनाम के मध्य पुरुष में तू के साथ धातु अपने मूल रूप में प्रयुक्त होती है। यह प्रयोग आज्ञा प्रदान करने के भाव में पाया जाता है। वैसे हम तू का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ये अशिष्ट भाषा मानी जाती है, लेकिन तू का प्रयोग व्याकरण दृष्टि से गलत नहीं है। जैसे
तू लिख, तू बैठ, तू उठ, तू चल, तू जा। यहाँ पर आज्ञा देने के लिए हम किसी को आज्ञा देंगे, तुम ये करो या तू उठ, या तुम लिखो की जगह तू लिख। ठीक, तो तू का प्रयोग मध्यम पुरुष के लिए किया जाता है, तू सर्वनाम का प्रयोग। धातु के भेद। धातु के 4 भेद होते हैं, समान धातु, व्युत्पन्न धातु, नाम धातु और मिश्र धातु। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समान धातु। क्रिया की धातु में ना प्रत्यय जोड़कर सामान्य धातु बनती हैं। जैसे पढ़ में ना लगा दिया बन गया पढ़ना, खा में ना लगा दिया बन गया खाना, चल में ना लगा दिया बन गया चलना, खिल में ना लगा दिया बन गया खिलना। ठीक, तो समान धातु में सिर्फ ना प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। व्युत्पन्न धातु किसे बोलते हैं? सामान्य धातु में प्रत्यय लगाने पर व्युत्पन्न धातुएं बनाई जाती हैं। जैसे चल में हमने ना लगाया बन गया चलना। ठीक, लेकिन व्युत्पन्न धातु यानी दोबारा से उसको उत्पन्न किया जाता है। चलना से हम बनाएंगे चलाना, चलवाना, चलाया। जैसे खा में हमने ना प्रत्यय लगाया तो हमारा क्या बन गया? खाना। अब खाना सामान्य धातु, खाना शब्द जो निर्माण हुआ वो सामान्य धातु के रूप में हुआ, लेकिन हमें व्युत्पन्न धातु बनाना है तो खाना से बना खिलाना, खिलवाना, खिलाया। ऐसे ही पढ़ में ना लगाया तो समान धातु बनी पढ़ना। पढ़ना से हम व्युत्पन्न धातु बनाएंगे पढ़ाना, पढ़वाना, पढ़ाया। ठीक, नाम धातु संज्ञा सर्वनाम विशेषणों शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाई जाने वाली धातुएं नाम धातु कहलाती हैं। ठीक, अभी हमने समझा सामान्य धातु में हम ना प्रत्यय लगाते हैं। मूल शब्द में ना प्रत्यय लगाया, देख में ना प्रत्यय लगाया बन गया देखना, और उसको हम व्युत्पन्न धातु जब बनाएंगे देखना से दिखाना, दिखावा, दिखाया। ठीक, अब हम पढ़ रहे हैं नाम धातु। संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाई जाने वाली धातुएं नाम धातु कहलाती हैं। जैसे संज्ञा में, संज्ञा क्या है? शर्म, शर्म से बना शर्माना। मैं से मैं क्या हो, मैं अगर देखें तो मैं सर्वनाम है, मैं से बना मिमियाना, हमने यहाँ पर याना प्रत्यय लगाया। विशेषण चमक का बना चमकाना, आना प्रत्यय लगाकर। हाथ से बना हथियाना, अपना से बना अपनापन, नरम से बना नरमाना। मिश्र धातु, जो धातु संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के बाद करना, होना, लेना, आना आदि लगाकर बनाई जाती हैं, उन्हें मिश्र धातु कहते हैं। जैसे घृणा में करना लगाया, घृणा करना। बुरा लगना, जिसमें करना, होना, लेना, आना लगाना। ऊपर धन आना, ऊपर आना। जान धन लेना, जान लेना। पागल धन होना, पागल होना। पीछा धन करना, पीछा करना। ठीक है, इन शब्दों को आपस में नहीं जोड़ा जाता। ठीक, तो ये क्या, जैसे खा में हमने ना प्रत्यय जोड़ा तो खाना हो गया, लेकिन ये अलग अलग रहेंगे। ये कहलाता है मिश्र धातु।